देखो आज हम शुरुआत करेंगे फिर से एक बार और, ठीक है। लास्ट तक रुके रहना, बड़ा ही आनंद आएगा। आज जो तुम्हारे दिमाग में जितने भी डाउट हैं, ऐसे डाउट कि कुछ बच्चे तो लाज और शर्म के मारे एक दूसरे से पूछते भी नहीं हैं और उनके दिमाग में वो क्वेश्चन चलते भी नहीं, ठीक है। अगर आप बायोलॉजी से पढ़ रहे हो तो सभी चीज़ें आपके सामने खुलकर आनी चाहिए। आपका जो सोचने की शक्ति है वो बिल्कुल भी एकदम खुली हुई होनी चाहिए। तो जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि गर्भाशय के अंदर एक बच्चे का जन्म, बच्चा पलता कैसे है, भ्रूण का निर्माण कैसे होता है, उसके बाद में निर्माण से पहले की क्रिया क्या होती है, जुड़वा बच्चे कैसे पैदा हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद में जो लड़कियों में मासिक धर्म होता है वो कब से शुरू होता है और उसकी क्या प्रक्रिया होती है। व्यक्ति के अंदर, मनुष्य के अंदर जो बीज बनता है जिससे निषेचन की क्रिया होती है, और जब मनुष्य का, जब मेल का शुक्राणु जब महिला के या फिर फीमेल के जब अंडाशय तक पहुंचता है, अंडाशय में पहुंचता है, तो वहाँ पर जो क्रिया होती है वो कितने चरणों में होती है, इन सभी डाउटों को आज हम क्लियर करेंगे और बहुत अच्छे ढंग से करेंगे इनको। आप लोग अपनी सोच को जरा उठाकर आज बगल में रख दो और एकदम एक डॉक्टर की तरह सोचिए आप कि आप यहाँ पर 12th क्लास के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, ये समझो कि आपकी आज डॉक्टरी की ट्रेनिंग चल रही है। सब चीज़ें खुलकर चलेंगी आज आपके सामने, ठीक है। तो कृपया आप जैसी भी आपकी सोच है उसको आप साइड में उठा के रखिए, और जो दुनिया के बेहतरीन डाउट है जिनको लोग क्लियर करने के लिए शर्माते हैं, आज हम उनको क्लियर करेंगे, ठीक है। और इसकी जानकारी होना भी जरूरी है। जैसे कि नॉर्मल तौर पर हमारे यहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंट में जो ट्रेंड सा चल रहा है कि महिलाओं का ऑपरेशन होता है बच्चादानी का। सबसे ज्यादा क्यों होता है, क्यों ऑपरेशन होता है? अगर सबसे बड़ा डाउट ये है कि हर कोई नहीं आपको बता सकता कि जब मनुष्य नसबंदी करवाता है, जब मेल नसबंदी कराता है, उसके बाद वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता, तो ऐसा क्या होता है कि उसकी नसबंदी हो जाती है और वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता है। महिला का ऑपरेशन कैसे होता है, ठीक है। कौन सी महिला बांझ होती है, जिसको हम बांझ बोलते हैं, जिसको बच्चे पैदा नहीं होते, उसके क्या कारण होते हैं। ऐसे ऐसे डाउट आपके आज इस क्लास में क्लियर होंगे, ठीक है। तो आप एक डॉक्टर की लेवल की सोच लेके चलना। इसमें से आपके क्वेश्चन भी बनेंगे जो कि आपके काम आएंगे नीट में, वेटरनरी में, आरआरबी ग्रुप डी में, जिसमें भी जिस पेपर में भी आपका साइंस आता है उसमें आपके इसमें से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी से। बायोलॉजी से हम पहुंचेंगे कहाँ तक, सजीव तक। सजीव के अध्ययन करेंगे, कौन कौन सी बुक में किसका अध्ययन, बायोलॉजी को कितने भागों में बांटा गया है, जो भागों में बांटा गया है किसने बांटा, ठीक है। बांटने के बाद में मनुष्य का शरीर कैसे बनता है और मनुष्य के शरीर में क्रिया होती है, प्रजनन की क्रिया वो कैसे होती है। आज का हमारा मेन टॉपिक केवल यही रहेगा। बड़े ध्यान से आप लोग इसको सुनिएगा और जो नोट करने वाली चीज़ है उसको नोट करिएगा। तो अगर नोट नहीं करना है, अगर आप समझ सकते हो तो वैसे तो अगर आप नोट करोगे तो अच्छी तरह से समझ में आएगा और जिंदगी भर के लिए हमेशा के लिए याद रहेगा, ठीक है। केवल समझ कर जाओगे तो क्लासरूम से बाहर होने के बाद में आप लोग पूरा सिस्टम ही डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि एक बहुत बड़ा अच्छा संबंध रहता है कि अगर आप पढ़ते हो और उसको लिखते भी हो, ठीक है। आपका एक और डाउट बता रहा हूँ कि क्या होता है कि मनुष्य की आवाज़ भारी होती है और महिला की आवाज़ बारीक होती है। मनुष्य में तो दाढ़ी मूंछें आती हैं, लेकिन महिलाओं में दाढ़ी मूंछें क्यों नहीं आती हैं? कई अंग ऐसे होते हैं जो कि महिलाओं में अलग तरह के दिखते हैं और पुरुषों में अलग तरह के दिखते हैं। इसका सबका कारण क्या है?
क्या ऐसे डाउट आप लोग सोचते हो? अगर सोचते हो तो आज तुम्हारा क्लियरेशन हो जाएगा। ये आपका जो आज का जो ये वीडियो है और आपका जो क्लास है ये बिल्कुल आपके सिलेबस से थोड़ा हटकर है, तो आप लोग इसको जरा दिल थाम के देखिए और थोड़ा ढंग से देखिए, ठीक है। तो हम बात करते हैं जो हमारा सब्जेक्ट है बायोलॉजी, ठीक है। क्या है? बायोलॉजी। देखो जो ये बायोलॉजी शब्द होता है ना तुम्हारा, जिसको अधिकतर लोग भाषा में बोलते रहते हैं बायोलॉजी, ये बायोलॉजी शब्द है ये आपके भारत का शब्द नहीं है। ये है आपका ग्रीक भाषा का, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं लैटिन भाषा। कहाँ का है बेटा? ग्रीक भाषा, जिसको हम बोलते हैं क्या आपकी अंग्रेजी में लैटिन लैंग्वेज। सबसे पहला क्वेश्चन अगर आपके सामने आता भी है तो यही आता है कि बायोलॉजी को, जो बायोलॉजी शब्द है वो कौन सी भाषा से लिया गया है। तो आप लोग तुरंत कह सकते हो इसको कहाँ से लिया गया है? ग्रीक भाषा से इसको लिया गया है। और बायोलॉजी शब्द कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का या ग्रीक भाषा का शब्द है। अगर हम इस बायोलॉजी को तोड़ें या फिर हम इसका सही मतलब निकालें तो बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बनी होती है, दो टर्मों से मिलकर बनी होती है, बायोस प्लस लोगोस। ये दोनों शब्द हैं, ये भी ग्रीक भाषा के शब्द हैं। अगर मैं इनको अंग्रेजी में लेके आता हूँ तो अंग्रेजी में इनका अर्थ होता है, बायोस का मतलब होता है लिविंग और इसका अर्थ होता है टू स्टडी। लिविंग और क्या होता है? टू स्टडी। यानी इसकी अंग्रेजी क्या होगी? लिविंग माने होता है बेटा सजीव और टू स्टडी मीन्स होता है क्या? अध्ययन करना। अब आपके पास तीन भाषा के शब्द हो गए। बायोलॉजी हो गया कौन सा? ग्रीक भाषा का। टू स्टडी और ये लिविंग हो गया किसका? इंग्लिश लैंग्वेज का, ठीक है। और ये कौन सा हो गया तुम्हारी मातृभाषा? हिंदी। ये किसका है? हिंदी का। अब अगर मैं ये कहूँ कि बायोलॉजी की आप सब परिभाषा बताइए या फिर इसकी परिभाषा क्या होगी, तो आप कह सकते हो कि सजीवों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी या फिर जीव विज्ञान कहलाता है। ये आपकी परिभाषा बनकर आपके सामने आ चुकी है कि सजीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। अच्छा, सजीव होते क्या हैं? अगर हम बात करें तो सजीव क्या होते हैं? तो वे सभी जीव जो श्वसन करें, क्या करें? श्वसन करें, पोषण करें, ठीक है, पाचन की क्रिया करें, वृद्धि करें,
और प्रजनन करें और क्या करें, उत्सर्जन। ये जो 6 क्रिया होती है जिस जीव के अंदर हो गई वही सजीव होता है। निर्जीव क्या होता है, सिंपल सी भाषा में जो ये क्रिया इनके बीच में नहीं होती है वो क्या होता है, आपका निर्जीव होता है। ठीक है। अब देखिए जैसे कि मैं कहूँ मेरा ब्लैक बोर्ड है, क्या है, ब्लैक बोर्ड, तो क्या ब्लैक बोर्ड मेरा या फिर मेरा जो व्हाइट बोर्ड है क्या ये सजीव है या निर्जीव है, तो मैं बिल्कुल कह सकता हूँ ये निर्जीव है। क्यों निर्जीव है, क्योंकि ये पोषण नहीं कर सकता है या शोषण की क्रिया नहीं कर सकता है, ठीक है, ये उत्सर्जन नहीं कर सकता है और ना ही ये वृद्धि कर सकता है, ठीक है, तो और ना ही ये प्रजनन कर सकता है। तो ये क्या है, ये सजीव नहीं है। तो फिर सजीवों की श्रेणी में क्या क्या आता है, एक तो जो जीव जंतु होते हैं, जानवर होते हैं वो आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं, और क्या आता है बेटा, आपके क्या आएंगे, जो आपके माइक्रोबायोलॉजी में जो छोटे छोटे कवक, प्रोटोजोआ, ठीक है, तो जीवाणु होते हैं वो आते हैं। मैं बहुत ही जल्दी आपकी देखो पढ़ने के मतलब से या फिर पढ़ने के सहयोग से बायोलॉजी को 3 भागों में बांटा गया। बायोलॉजी के कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। एक तो होता है आपका जूलॉजी, एक होता है आपका बॉटनी और एक होता है आपका माइक्रोबायोलॉजी। पूरी बायोलॉजी की किताब 100% होती है, जिसमें से 70% आपकी जूलॉजी होती है किताब में, 20% आपकी बॉटनी होती है और 10% होती है आपकी माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है। देखो जूलॉजी क्या होती है, तो देखो बेटा आपने अक्सर देखा होगा कि अगर आप कहीं चिड़ियाघर में जाते हैं तो उसके सामने लगा रहता है क्या, जू, क्या लगा रहता है, जू, और जू माने होता है जानवर। जू माने चिड़िया नहीं होती है, जू माने होते हैं जानवर। जो आपका व्यक्ति है वो क्या है, जानवर है, क्या है, जानवर है, लेकिन सच्चाई कोई पसंद करता नहीं है। अगर उसी व्यक्ति को तुम शेर कह दो तो छाती चढ़ा के खड़ा हो जाता है, और अगर तुमने उसी से कुत्ता कह दिया तो वो बहुत बुरा मान जाता है, क्योंकि वैसे तो शेर भी जानवर होता है और कुत्ता भी जानवर होता है। ठीक है। तो वैसे मनुष्य, अगर आप बायोलॉजी की नजर से देखो तो मनुष्य क्या है, जानवर है। ठीक है। इसीलिए पूरे मनुष्य का वर्णन किसमें दिया है, जूलॉजी में दिया है। तो जूलॉजी का निर्माण किया था, एक बार अगर आप पीछे लौट के जाओ तो बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी (1802) में, कब, 1802 की बात है। 1802 में 2 वैज्ञानिक सामने निकल के आए, लैमार्क एवं कौन, ट्रेवेलियस। ये 2 वैज्ञानिकों ने बायोलॉजी का नाम क्या रखा, बायोलॉजी, केवल नाम रखा। ठीक है, केवल नाम रखा, हम इसका जनक नहीं कह सकते। जैसे ठीक उसी प्रकार के जन्म देने वाला हमारा पिता है, माता होती है, और नाम रखने को परिवार में आपका नाम कोई भी रख सकता है, जिसके आप लाड़ दे, बुआ रख दे, चाचा रख दे, ठीक है, मामा रख दे, कोई भी रख दे, बाबा रख दे, आपकी अम्मा रख दे, ठीक है, कोई भी रख सकता है आपका नाम, चाचा चाची भी रख देते हैं। तो बायोलॉजी का जनक कौन है, ये भी क्वेश्चन है आपका। तो बायोलॉजी का जनक है एरिस्टोटल, यानी अरस्तु, जो एक ग्रीक दार्शनिक थे। कौन थे, ग्रीक दार्शनिक थे, या फिर ग्रीक के एक आप वैज्ञानिक कह सकते हो, लेखक कह सकते हो, जिन्होंने अरस्तु को बायोलॉजी का जनक कहा जाता है। आपके 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं बेटा कि बायोलॉजी कहाँ से लिया गया है। तो बायोलॉजी शब्द लिया गया है आपका कहाँ से,
आप एक काम करना, वीडियो देख के घर पे जाके आराम से नोट कर लेना इसको, ठीक है। अभी आप यहाँ पर केवल समझ लेंगे। अगर आपको नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज करते करते और नोट करते जाना, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, तो आप समझते भी चलना इसको, ठीक है। तो देखो बेटा क्या है कि लेमार्को ट्रेवेनियस ने बायोलॉजी का नाम रखा, लेकिन जो बायोलॉजी का रियल हीरो है वो अरस्तु को माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि जो जूलॉजी है ना, इसका निर्माण भी किसने किया था? अरस्तु ने किया था। ठीक उसी प्रकार माना कि पूरी बायोलॉजी को किसी की प्रॉपर्टी है जिसको बनाने में एक व्यक्ति ने 70% खर्च किया और इन्होंने किया 20% और 10%। तो सबने कहा कि भैया इस व्यक्ति ने ज्यादा मेहनत की है, तो एक काम करो, इसको ही इसका जनक बना दो। तो फिर बायोलॉजी का जनक कौन हुआ? अरस्तु। और जूलॉजी का भी जनक कौन हुआ? अरस्तु। इन्होंने एक बुक लिखी थी, अरस्तु ने एक बुक लिखी थी। इस बुक में पूरी बायोलॉजी का वर्णन है, पूरी जूलॉजी का वर्णन है। एक जानवर क्या करता है, कैसे करता है, ये सभी इसके, तो हम जूलॉजी को क्या कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें जानवरों का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जानवरों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? जूलॉजी, ठीक है। अब मत कहना कि मैं शेर हूं, क्योंकि शेर भी एक क्या है? जानवर है। और मनुष्य भी क्या है? एक जानवर की श्रेणी में आता है, ठीक है। और वैसे तो आप कुछ भी कह सकते हो कि मैं शेर हूँ, मैं राजा हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिकाना हूँ, XYZ कुछ भी कह लो, ठीक है। तो अरस्तु ने जूलॉजी की खोज की और जूलॉजी की खोज में एक उन्होंने किताब लिखी थी पूरी। उस किताब के आधार पर उन्होंने क्या नाम दिया उसका? जूलॉजी नाम दिया। उस किताब का क्या नाम था? हिस्टोरी ऑफ एनिमलिया। क्या है? द हिस्टोरी ऑफ एनिमलिया। इस बुक में सब कुछ दिया है। किसके बारे में दिया है? पूरा जूलॉजी। एक जानवर कैसे पैदा होता है, कैसे सांस लेता है, कैसे प्रजनन करता है, ये सब कुछ। जब इनकी कहानी खत्म हुई तो भैया एक दूसरे वैज्ञानिक आ गए बॉटनी को लेके। देखो बॉटनी यानी, बॉटनी माने होता है आपका क्या? इसको आप प्राणी विज्ञान भी बोल सकते हो, जूलॉजी को, और इसको आप जीव विज्ञान तो बायोलॉजी हो गया, आप इसको प्राणी विज्ञान बोल सकते हो। और बॉटनी को आप क्या बोल सकते हो? वनस्पति विज्ञान। क्या होता है बॉटनी आपका? वनस्पति विज्ञान। तो देखो भैया एक और वैज्ञानिक आ गए तुम्हारे, थियोफ्रस्टस। कौन आया? थियोफ्रस्टस जी ने कहा था कि भैया जिस प्रकार आपके अरस्तु जी के अनुसार पेड़ पौधे सांस लेते हैं, भोजन भी करते हैं, सॉरी ये जानवर, जो जानवर होते प्राणी होते हैं जो सांस लेते हैं और जो वृद्धि भी करते हैं, यानी जिस प्रकार, कहने का मतलब है कि ये जो सजीव हैं, ठीक उसी प्रकार मैं दावा ठोककर कहता हूँ कि पेड़ पौधे भी कैसे हैं? सजीव हैं। कैसे हैं? सजीव हैं, ठीक है। अब क्या है, हमको कक्षा 4 और 5 में पढ़ाया जाता था कि जो वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलकर जा सकती है वो सजीव होती है, लेकिन दिस इज रॉन्ग, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। सही क्या है कि जो वस्तु श्वसन करे, प्रजनन करे, उत्सर्जन करे, वृद्धि करे, पोषण करे, ठीक है। और क्या बच गया? एक और पाचन करे। क्या करे? पाचन करे। ये सभी चीजें अगर किसी भी वस्तु के अंदर होती हैं तो क्या होती है? सजीव होती है। अब ऐसे में क्या है, मैं बोल दूं मेरा मार्कर सजीव है,
क्योंकि भाई ये भी तो मैं नहीं उठाऊँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाता है। और रेलगाड़ी क्या है, सजीव है। देख लो, अगर चलने के आधार पर अगर आप देखो तो मानवैज्ञानिक होते हैं, जो छोटी क्लास के टीचर होते हैं, वो मानवैज्ञानिक होते हैं जो बताते हैं, लगा दिमाग रेलगाड़ी के अंदर, भोजन करती है, डीजल खाती है, ठीक है, वृद्धि करती है, डिब्बे जोड़ दो, चलिए वृद्धि, पाचन करती है, क्योंकि डीजल को खा के धुआं छोड़ती है, ठीक है, धुआं छोड़ती है, और एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाती है। तो क्या रेलगाड़ी हो गई सभी? गलत है ये। एक वस्तु के अंदर अगर 6 क्रियाएं होती हैं, कौन सी? पाचन की क्रिया हो, श्वसन की क्रिया हो, उत्सर्जन की क्रिया हो, वृद्धि की क्रिया हो और प्रजनन की क्रिया हो। तो ये सभी कैसे होते हैं? जिसके अंदर रेस्पिरेशन हो, न्यूट्रिशन हो, आपका डाइजेशन हो, जिसकी ग्रोथ हो और जिसके अंदर रिप्रोडक्शन हो, क्या हो? प्रजनन। और जिसके अंदर एक्सेशन हो, वो सभी जो जिसके अंदर ये 6 क्रिया होती है, तो वो क्या होता है? सजीव होता है, ठीक है। इस प्रकार थियोफ्रास्टस जी ने क्या कहा? उन्होंने भी एक किताब लिख डाली, द हिस्टोरी ऑफ प्लांटेशन। क्या लिखा? द हिस्टोरी ऑफ प्लांटेनिज्म। द हिस्टोरी ऑफ प्लांटेनिज्म में थियोफ्रास्टस जी, इसके लेखक कौन है? थियोफ्रास्टस। थोड़ा मीनिंग पर हिंदी में कम ध्यान देना, ना तो मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ और ना ही मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, गलती हो सकती है। अब देखो, ये दोनों आए, इन्होंने अपना काम खत्म किया। अब भाई साहब, तीसरे भाई साहब भी आ गए। पानी भी सुनो भैया, दुनिया में तीसरी चीज भी है जिसके अंदर पोषण होता है, श्वसन होता है, प्रजनन होता है, जो वृद्धि भी कर सकते हैं, ठीक है, जो पाचन भी कर सकते हैं, जो उत्सर्जन भी कर सकते हैं। वो कौन होते हैं? वो होते हैं सूक्ष्म जीव। कौन होते हैं? जिनको आप खुली आंखों से देख नहीं सकते हैं। और माइक्रोबायोलॉजी को क्या कहा जाता है? सूक्ष्म विज्ञान कहा जाता है। और इन्होंने इसके ऊपर एक किताब लिखी जिसका नाम भी इन्होंने क्या रखा? माइक्रोबायोलॉजी ही लगा। माइक्रोबायोलॉजी के जनक कौन है? तो लीवनहॉक। कौन? एरी लीवनहॉक। इसको आप बोल सकते हो एंटोनी वॉन लीवनहॉक। कौन हो गया? एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने माइक्रोबायोलॉजी की खोज करी। देखो, ये सभी जो आपका दुनिया चल रही है वो सजीवों से ही चल रही है, ठीक है। जैसे कि एक व्यक्ति को या फिर एक सजीव को जीवित रहना है तो उसको श्वसन भी करना पड़ेगा, ठीक है। श्वसन करना, जिसके अंदर 6 क्रिया करनी पड़ेगी। अगर हम उसी क्रिया में से एक आपकी क्रिया को डालें प्रजनन, इसको डालें प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन से हमको पता चल जाएगा भाई कि आपका एक जो सजीव है जिसको मनुष्य कहते हैं, क्या कहते हैं? मनुष्य, वो आखिरकार इस दुनिया में आता कैसे? शुरुआत से लेके फिजिकली जो संबंध होते हैं, जब महिला पुरुष एक दूसरे से मिलते हैं, उनके बीच में जो निषेचन की क्रिया होती है, वहां से लेके डिलीवरी तक, प्रसव तक कितने चरण होते हैं, ठीक है। और कब एक महिला प्रेग्नेंट होती है, कब नहीं होती है, उसकी क्या क्रिया होती है, ये सभी डाउट आपके आज क्लियर होंगे, ठीक है। और आप भी किसी से
बिल्कुल कह सकते हो कि हमने बायोलॉजी पढ़ी है। अभी तक आपके कितने क्वेश्चन क्लियर हो गए? देखो, बायोलॉजी का नाम कब दिया? 1802 में। कौन दिया? लेमार्क और ट्रेवेलियस। नंबर 2, एक बार रिवीजन करो, बायोलॉजी कहाँ की भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का या लैटिन भाषा का? बायोलॉजी के जनक अरस्तु है, ठीक है। बायोलॉजी को 3 भागों में बांटा गया, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी। जूलॉजी के जनक अरस्तु है और उनकी एक बुक है द हिस्टोरी ऑफ एनिमेलिया। बॉटनी के जनक आपके थियोफ्रास्टस है, उनकी एक बुक है द हिस्टोरी ऑफ प्लांटेनिज्म। और माइक्रोबायोलॉजी के जो जनक है वो कौन है? ए बी लीवनहॉफ। सजीव क्या होते हैं? जो पोषण करे, जो वृद्धि करे, जो पाचन करे, जो उत्सर्जन करे, जो प्रजनन करे और क्या करे? जो आपका शोषण हो गया, प्रजनन हो गया, वृद्धि हो गई, पाचन करे, ठीक है। जो 6 क्रिया करे वही क्या होता है? वही सजीव होता है। देखो, सजीव में प्रजनन 2 तरीके से होता है। एक तो होता है आपका शिशु को जन्म देना, डायरेक्ट शिशु को जन्म देना, और एक होता है आपका क्या? वैसे सजीवों में जो प्रजनन होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है लैंगिक प्रजनन और एक होता है कैसा? अलैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और एक होता है असेक्सुअल जो आपका रिप्रोडक्शन। मनुष्यों में जो प्रजनन होता है वो कौन सा प्रजनन होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कौन सा प्रजनन होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि सभी क्रियाएं कहाँ होती है? मादा के शरीर के अंदर होती हैं। अलैंगिक प्रजनन होता है वो तुम्हारा पेड़ पौधों में होता है, अधिकतर कहाँ होता है? पेड़ पौधों में। तो आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में, प्रजनन तंत्र। अगर प्रजनन तंत्र को समझना है तो उससे पहले एक चीज और समझिए कि प्रजनन तंत्र होता क्या है। इसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वे सभी अंग जो प्रजनन कराने में सहायक होते हैं वे क्या कहलाते हैं? रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, या उसको पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो रिप्रोडक्शन क्या हुआ? फिर प्रजनन क्या हुआ? तो माता पिता द्वारा अपने ही समान या फिर अपनी ही जाति के बच्चे को जन्म देना क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन या प्रजनन कहलाता है। अपने ही समान या अपनी जाति के शिशु को जन्म देना क्या कहलाता है? प्रजनन कहलाता है, ठीक है। मानव में कैसा प्रजनन होता है? तो मनुष्य में लैंगिक प्रजनन होता है। आप इसको लिख सकते हो, अपने ही समान संतान को जन्म देना प्रजनन या रिप्रोडक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। मनुष्य में रिप्रोडक्शन कैसा होता है? तो लैंगिक होता है। कैसा? मनुष्य में प्रजनन लैंगिक, या क्या कह सकते हैं इसको? सेक्सुअल प्रजनन होता है। कैसा प्रजनन होता है बेटा? सेक्सुअल प्रजनन होता है।
आपके सामने एक क्वेश्चन और निकल के आ जाएगा कि मनुष्य में प्रजनन कैसा होता है, तो लैंगिक प्रजनन होता है। ये सभी आपके ऑब्जेक्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, एक अच्छे लेवल के चल रहे हैं, ठीक है, कम लेवल के नहीं है, एक अच्छे लेवल के चल रहे हैं। ये बिल्कुल डीपली चीजें हैं जिनको आप समझते चलो। देखो जो सजीव होते हैं ना, उनमें दो प्रकार के आप प्रजनन करते हैं, एक तो लैंगिक हुआ, उसके बाद में अगर आप जीवों में प्रजनन की बात करें, जीवों में पेड़ पौधों को छोड़कर जीवों में, तो उनमें भी दो प्रकार के प्रजनन होते हैं, जो एक होता है विवोपेरिस और एक प्रजनन होता है ओविपेरिस होता है ना, जरायुज और कौन सा अंडायुज, जो मैंने आपकी क्लास में अभी पिछले पढ़ाया था, आप लोगों के पास आज नोट भी होगा। तो विवोपेरिस कौन से होते हैं, जो डायरेक्ट शिशु को जन्म देते हैं, तो विवोपेरिस होते हैं कैसे, विवोपेरिस यानी जरायुज, इसको क्या बोलते हैं आप, जरायुज, जो कि किसको जन्म देते हैं बेटा, शिशु को जन्म देते हैं, यानी एक बच्चे को जन्म देते हैं। और एक कैसा होता है ओविपेरिस, ओविपेरिस क्या होता है, ओविपेरिस होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, अंडायुज बोलते हैं। ये किसको, ये क्या पैदा करेंगे, अंडा पैदा करेंगे, उसके बाद में अंडा पकेगा, उसके अंदर से क्या निकलेगा, शिशु निकलेगा, ठीक है। ये क्रिया किसमें होती है, ये अधिकतर मनुष्य में, गाय भैंस बकरी सभी में होती है। और ये किसमें होती है, जितने भी जलीय जीव हैं, ठीक है, जलीय जीव के अलावा सरीसृप है और चिड़िया वगैरह होती है, उनमें होता है, ठीक है। अब चलो अब आते हैं हम आपके मेन चैप्टर पर, जिसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और जहां तक हम पहुंचना चाहते हैं। प्रजनन कितने चरणों में होता है, तो हम पढ़ेंगे फेज ऑफ रिप्रोडक्शन, फेज ऑफ रिप्रोडक्शन, यहां पर हम इसको क्या कहेंगे, प्रजनन के चरण। पूरा जो आपका प्रजनन होता है वो कितने चरणों में होता है, पूरा जो आपका प्रजनन होता है वो कितने चरणों में होता है, तो जो आपका प्रजनन होता है वो आपका 4 चरणों में होता है। कितने चरणों में होता है, 6 चरणों में, 6 चरणों में होगा आपका टोटल पूरा, मतलब एक बच्चा बनने से लेके बच्चा पैदा होने तक, प्रसव होने तक, कहाँ तक, प्रसव होने तक, जब डिलीवरी होती है वहां तक कितने चरण होते हैं, टोटल 6 चरण होते हैं। तो अब हम उन 6 चरणों को पढ़ेंगे। तो पहले चरण की अगर हम बात करें, जो आपका पहला चरण होगा उसको हम बोलते हैं गैमीटोजेनेसिस, गैमीटोजेनेसिस, गैमीटोजेनेसिस सबसे पहला चरण होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं युग्मक जनन। क्या बोलते हैं, युग्मक जनन बोलते हैं, गैमीटोजेनेसिस। क्या होती है क्रिया, तो सुनो बेटा, इसको आप लिख सकते हो, अभी लिखने की जरूरत नहीं, पहले तो वीडियो में देख लेना। युग्मक कोशिकाओं का निर्माण होना ही युग्मक कोशिकाओं का निर्माण होना ही, युग्मक कोशिकाओं का निर्माण होना ही युग्मक जनन कहलाता है। युग्मक जनन कहलाता है, यानी कि
सबसे पहले तुम्हारे अंदर ये कोशिकाएं होनी चाहिए, तभी आप प्रजनन कर पाओगे। तो ये जो आपके अंदर कोशिकाएं हैं ये जन्म लेने के बाद में कब बनती है? तो जैसे ही आपकी यह कोशिकाएं, जैसे आपकी किशोरावस्था समाप्त होती है, किशोरावस्था के बाद बनती है, यानी कि एक लड़के में 15 से 16 साल की उम्र में और लड़की में 10 से 14 साल की उम्र में, 10 से 14 साल की उम्र में ये कोशिकाएं बनना शुरू हो जाती हैं। तो ये कोशिकाएं होती कौन सी हैं? तो आपके मेल में होगी स्पर्म, और इसमें कौन सी कोशिका बनती है बेटा? स्पर्म। इसको हम क्या बोलते हैं? मेल गैमेट सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेल गैमेट सेल। मेल में गैमेट से कौन सी कोशिका बनेगी आपकी? शुक्राणु। कौन सी बनती है? शुक्राणु। और फीमेल गैमेट सेल में आप जाओगे तो एक लड़की में या फिर एक महिला में कौन सी गैमेट सेल बनती है? अंडाणु। इसको हम बोलते हैं क्या? ओवो। अगर आपको ज्यादा डीपली जाना है और आप पढ़ सकते हो तो एक मनुष्य के अंदर शुक्राणु कहाँ बनता है, कैसे बनता है, कैसे काम करता है, वो मैं आपको सब बताऊंगा। एक महिला में एक अंडाणु कैसे बनता है, कहाँ पर बनता है और कैसे काम करता है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। पहले आप इतना देखिए कि जैसे ही आपने 12-14 साल की उम्र क्रॉस की, एक लड़की ने 12 से 14, उसके अंदर अंडाणु बनना शुरू हो जाते हैं। वैसे तो ये अंडाणु बनना लड़की में माँ के पेट में ही बनना शुरू हो जाते हैं, लेकिन ये सक्रिय नहीं होते हैं। कैसे नहीं होते हैं? सक्रिय नहीं होते हैं। ये सक्रिय कब होते हैं? जब लड़की 12 से या 14 साल की उम्र क्रॉस कर लेती है, तब ये अंडाणु सक्रिय होते हैं। और एक लड़के में शुक्राणु बनना कब शुरू होता है? जब वो लड़का 15 से 16 साल की उम्र क्रॉस कर लेता है तब। ठीक है? ऐसे ये किसके कारण बनते हैं? तो एक तुम्हारे शरीर में से हार्मोन निकलता है, उसी के कारण आपके अंदर शुक्राणु बनते हैं, उसी के कारण आपकी आवाज भारी होने लगती है और उसी के कारण आपकी दाढ़ी मूंछें आने लगती है। और एक महिला के अंदर भी एक हार्मोन से निकलता है। देखो इसका भी नाम बताऊंगा, कंफ्यूजन मत जाइए, थोड़ा दिल थाम के रखिए, और इसका भी नाम बताऊंगा। इसके अंदर से जो शुक्राणु, जो आपका हार्मोन निकलता है, उससे लड़कियों की आवाज पतली होती है, स्तन बड़े होने लगते हैं। ठीक है? इससे, इसी से अगर एक लड़की के अंदर ये वाला इसका नाम है, जो हार्मोन निकलता है, इसको हम बोलते हैं एस्ट्रोजन। ये प्रजनन क्रिया में सबसे सहायक है। अगर आप एक लड़की हो तो लड़की के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन निकलना बहुत ही जरूरी है। अगर आपके अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन नहीं निकल रहा है या नहीं पैदा हो रहा, तो आप एक लड़की की श्रेणी में नहीं आते हो। आप जिंदगी भर कभी भी प्रजनन नहीं कर सकते हो। तो जो हमारे शादियों में आते हैं ना नाचने के लिए, उनके अंदर से एस्ट्रोजन हार्मोन नहीं निकलता है, तो ना ही तो उनके स्तन बड़े होते हैं और ना ही वो बच्चे पैदा कर सकते हैं, यानी उनके अंदर अंडाणु नहीं बनते हैं। अंडाणु बनने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? आपका एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। और जो मेल होता है वो एक बच्चा पैदा क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसके अंदर स्पर्म भी नहीं बनते हैं। तो स्पर्म बनने के लिए भी एक आपके बता दूंगा कौन सा हार्मोन है। तो इसका नाम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और ये कौन सा है? एस्ट्रोजन हार्मोन। कौन सा बेटा? एस्ट्रोजन हार्मोन। अब आप कह सकते हो कि एक मनुष्य के अंदर या फिर एक मेल के अंदर दाढ़ी मूंछें किस कारण की आती है? कौन से कारण से आती है? तो उसके अंदर से एक हार्मोन निकलता है, कौन सा?
टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और ये हार्मोन कहाँ से निकलता है ये भी बताऊंगा, इसका क्या काम होता है वो भी बताऊंगा। ठीक है, प्लांट में जो मनुष्य में जो मेल में शुक्राणु बनते हैं वो कहाँ बनते हैं, ये भी एक सबसे बड़ा डाउट है कि शरीर के कौन से भाग के अंदर आपका जो स्पर्म है वो कहाँ बनता है। तो ये बनता है बेटा वृषण में। कहाँ बनता है? वृषण में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टेस्टिटस। ठीक है, टेस्टिटस होता है। और जो महिला में अंडाणु कहाँ बनते हैं, तो आपकी जो महिला के अंडाणु होते हैं वो बनते हैं फीमेल ओवेरी में। कहाँ बनते हैं? ओवेरी में बनते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या? अंडाशय। क्या बोलते हैं इसको? अंडाशय में महिला में अंडाणु बनते हैं। देखो ये महिला के शरीर के अंदर होता है और वृषण होता है वो शरीर के बाहर होता है थैलीनुमा। कैसा होता है? थैलीनुमा। ये क्यों होता है? शरीर के बिल्कुल बाहर होता है थैलीनुमा, जिसमें हमारा वृषण होते हैं। वृषण के अंदर ही क्या बनता है? आपका शुक्राणु बनता है। जो शुक्राणु बनता है ना वो बिल्कुल एकदम लो टेम्परेचर पे बनता है। कैसे टेम्परेचर पे बनता है? लो टेम्परेचर पे बनता है। और जो हमारे शरीर का टेम्परेचर होता है वो बहुत ही हाई होता है। ठीक है, बहुत ही हाई होता है। इसलिए आपके अंदर शुक्राणु बन सके, इसलिए आपके पेट के नीचे शरीर से बाहर एक थैलीनुमा एक ग्रंथि होती है या फिर एक रचना होती है जिसके अंदर दो गोलियां जैसी होती है, उसके अंदर ही आपका क्या बनता है? वृषण बनता है। इसका क्या कारण है? ये शरीर के बाहर क्यों होता है? क्योंकि इसको क्या होता है? शुक्राणु बनने के लिए लो टेम्परेचर की आवश्यकता होती है और हमारे शरीर के अंदर हाई टेम्परेचर होता है, तो शुक्राणु नहीं बन सकते हैं। इसलिए शरीर के बाहर ये क्रिया होती है और उसके अंदर क्या बनता है? शुक्राणु। तो हम कह सकते हैं कि मनुष्य में जो टेस्टिस होता है, वृषण होता है, उसके अंदर क्या बनते हैं? आपके शुक्राणु बनते हैं। और जो महिला के अंदर अंडाशय ओवेरी होती है उसके अंदर क्या बनती है? ओवो बनते हैं या फिर अंडाणु बनते हैं। कितना समझ में आया? आपके अंदर आपका सबसे बड़ा डाउट क्लियर हो गया कि मनुष्य में शुक्राणु। अगर आपके सामने क्वेश्चन भी आ गया कि मनुष्य में शुक्राणु स्पर्म का निर्माण कहाँ पर होता है, आप कह सकते हो वृषण में, और महिला में अंडाणु ओवो का निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय में। ठीक है, मनुष्य की आवाज, मेल की आवाज भारी होना, दाढ़ी ऊंचाना कौन से हार्मोन के कारण होती है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और लड़कियों के स्तन बड़े होना, आवाज पतली होना, ये किसके कारण होती है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण होती है। सीखते चलो अभी तो फिल्म बाकी है। देखो जैसे ही आपने आपके अंदर शुक्राणु और अंडाणु दोनों बनना शुरू हुआ, क्या हुआ? दोनों बनना शुरू हो गया तो आप एक जवान हो चुके हो। क्या हो सके हो? जवान। ये क्रिया यहीं तक रहने दो। एक व्यक्ति के अंदर बनते हैं, क्या होता है? बनते हैं। बनते कैसे हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, पहले आप इसके चारों साइड पढ़ लीजिए। ठीक है, इसके लिए तो लगभग आधे घंटे में ये पता चलेगा एक व्यक्ति के अंदर वृषण कैसे बनते हैं मेल के अंदर, और 15 से 20 मिनट ये लगेंगे कि इसके अंदर अंडाणु कैसे बनता है। ठीक है, तो पहले आप इसका पहला चरण हुआ, आपने जन्म लिया, 13 से 14 साल की उम्र आपने क्रॉस की, आपके अंदर युग्मक बनना शुरू हुआ, यानी कि मेल में क्या बनना शुरू हुआ? स्पर्म। और एक महिला में बनना क्या हुआ? ओवो, अंडाणु बनना शुरू हो गया। ठीक है, यानी अब आपकी उम्र हो गई कितनी? जन्म के बाद लड़का हो गया 15-16 साल का और लड़की हो गई कितनी? 14 साल। ठीक है, अब आपकी उम्र हो चुकी है, तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है, बिल्कुल आराम से इसको क्लियर करना अलग से। ठीक है, क्या ना जब जरूरत पड़ती है, जब रिश्तेदार आते हैं घर में, तो रिश्तेदारों को बड़ी प्रॉब्लम होती है कि भाई ये पढ़ तो रहा है लेकिन उनके सवाल जवाब भी इतने होते हैं तो उनका ध्यान खाने की तरफ कम और समझा तुम्हारी तरफ ज़्यादा होता है। कौन सी स्कूल में पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो, तो आपको उस लायक बनाया जा रहा है कि आप स्टेज बोर्ड के सामने खड़े हो सकें और बता सकें। तो मनुष्य में शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में, और महिला में कहाँ होता है? अंडाशय में।
महिला में कब होता है? जब उसकी उम्र 13 से 10 से 14 साल के बीच में होती है। और लड़के में कब होता है, पुरुष में कब होता है? तो उसकी उम्र 15 से 16 साल की उम्र में होती है। ठीक है। मनुष्य में दाढ़ी आना, उसका बोल भारी होना, एक कौन से हार्मोन के कारण होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और महिला के स्तन बड़े होना, ठीक है, और आवाज पतली होना है, ये किसके कारण होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण होता है। आपके काफी क्वेश्चन क्लियर होते जा रहे हैं। और जो सबसे पहले की क्रिया, अगर आपके अंदर ये क्रिया हो रही है तो ही आप दूसरी क्रिया कर पाओगे। अगर आप ये क्रिया नहीं कर पा रहे हो तो आप बिल्कुल नपुंसक हो। कौन हो? नपुंसक। हाँ, तो आप बच्चे पैदा कर सकते हो, चाहे आप मेल हो या आप फीमेल हो। तो एक लड़का है, अगर आप अपने आप को लड़का कहना चाहते हो तो आपके अंदर एक क्रिया होनी चाहिए। अगर आप लड़की हो, अपने आप को लड़की कहना चाहते हो, तो लड़की बताना चाहते हो, साबित करना चाहते हो, तो आपके अंदर एक क्रिया होनी चाहिए। अगर आपके अंदर ये कोशिका बनती है तो जो इसके बाद की क्रिया होती है, नंबर 2, इसको बोलते हैं आप नंबर 2 इंसेमिनेशन। इसको बोलेंगे क्या? इंसेमिनेशन, यानी बीज सेचन प्रक्रिया। बीज सेचन प्रक्रिया। इसके बाद में इंसेमिनेशन होगा। तो अब समझिए आप, मनुष्य में क्या बना? शुक्राणु बना। महिला में क्या बना? अंडाणु बना। और जब एक महिला और पुरुष दोनों के शारीरिक संबंध बनते हैं, ठीक है, क्या बनते हैं? शारीरिक संबंध, सेक्सुअल संबंध बनते हैं उनके, ठीक है, तो क्या होता है बेटा? तब बीज सेचन की प्रक्रिया होती है। कैसे होती है? तो देखिए, महिला का जनन अंग है, ठीक है, और ये इसके क्या है? ये इसके अंडाशय हैं। एक महिला में 2 अंडाशय होते हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? ओवेरी बोलते हैं। और इसके अंदर आपके, इसी के अंदर आपके अंडाणु बनते हैं। क्या बनते हैं? अंडाणु बनते हैं। कहाँ बनते हैं? यहाँ। इसके अंदर आपके क्या बन रहे हैं बेटा? अंडाणु, अंडाणु बनते हैं। यहाँ का क्या बना? ओवो बना। अंडाणु बनते हैं, ठीक है। और जो ये तुम्हारा जो मार्ग है, इसको हम बोलते हैं जेनाइटल ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं? जेनाइटल ट्रैक्ट बोलते हैं हम इसको, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? जेनाइटल ट्रैक्ट। देखो, इस क्रिया में क्या होगा? जैसे एक महिला पुरुष के अंदर सेक्सुअल संबंध बन रहे हैं, तो जो व्यक्ति का स्पर्म होगा, जो मेल का स्पर्म होगा, वो यहाँ से एक महिला के जनन अंग में अंदर जाएगा। यहाँ से अंदर गया, ये यहाँ से अंदर गया, तो जो दोनों के अंदर क्रिया होगी, केवल ये क्रिया कहाँ तक होगी? यहाँ तक। एक महिला और पुरुष के अंदर सेक्सुअल संबंध बने, उसके अंदर से बीज सेचन हुआ, यानी उसके अंदर से शुक्राणु निकला, और वो कहाँ पहुंच गया? एक महिला के शरीर के अंदर पहुंच चुका है।
ये क्रिया यही खत्म हुई। इसके बाद में जो दूसरी क्रिया होगी उसका अलग नाम है, उसको बोलते हैं हम क्या, फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, फर्टिलाइजेशन। उसको बोलते हैं हम क्या, निषेचन। इसके बाद में एक तीसरी क्रिया शुरू होती है, उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो क्या होगा, देखो जैसे कि माना, आपने माना, अब पूरी कहानी यहीं से शुरू होती है, एक भ्रूण का निर्माण होना। तो देखो बेटा, ये आपने माना कि ये किसी मेल का शुक्राणु है, वो यहां तक पहुंच गया, ठीक है, यहां तक पहुंचे, और एक फीमेल में से क्या हुआ, अंडाणु यहां से निकल के वो यहां आ गया। ये दोनों होते हैं बिल्कुल पतले होते हैं, घुल सकते हैं, एक दूसरे में मिल सकते हैं। तो देखो ये क्या आ गया, इसको बोल सकते हैं आप मेल का क्या आया, ये सॉरी फीमेल का क्या आया, अंडाणु आ गया यहाँ पर, और ये क्या पहुंच गया आपका, शुक्राणु पहुंच गया। और जब ये दोनों मिल गए तो क्या बनेगा आपका, जायगोट बन गया। क्या बन गया, जायगोट। मिल गया बेटा, क्या बन गया, जब ये दोनों मिले तो मिलकर बन गया क्या आपका, जायगोट बन चुका है। ये जायगोट बन गया। जायगोट बना, कुछ समय बाद ये जायगोट आकर क्या होता है बेटा, ये आपकी गर्भाशय है, ठीक है, ये क्या है आपकी गर्भाशय है। इसको बोलते हैं क्या, फॉलोपियन ट्यूब्स। क्या बोलते हैं, फॉलोपियन ट्यूब्स, यानी गर्भाशय भित्ति। क्या बोलोगे आप इसको, ये जायगोट क्या होगा बेटा, एक निषेचन की क्रिया होने के बाद में, निषेचन की क्रिया कहां तक हुई, वीर निषेचन क्या हुआ, केवल मनुष्य में से वीर निकला, महिला के जनन तक गया, क्रिया खत्म। दूसरी क्रिया क्या हुई, फर्टिलाइजेशन, इसमें से ओवो निकला, इसका स्पर्म दोनों मिले और जायगोट बन गया, क्रिया खत्म। तीसरी क्रिया, यानी हम कह सकते हैं कि वीर निषेचन क्रिया क्या हुई, कि किसी मेल में से स्पर्म निकल के उसके अंडाशय तक पहुंचना क्या कहलाता है, वीर निषेचन कहलाता है। और महिला के अंडाशय में से अंडाणु बाहर निकलना और उसके शुक्राणु से मिलना क्या कहलाता है, आपका फर्टिलाइजेशन कहलाता है या फिर वीर निषेचन कहलाता है। इसके बाद की जो घटना है वो होगी आपकी इम्प्लांटेशन। क्या होगी नंबर 5 पे, इम्प्लांटेशन, इसको बोलेंगे आप अंतरोपण। तो देखो निषेचन की क्रिया कहां तक हुई, जहां तक जायगोट बना। अब आपकी एक नई क्रिया शुरू हो रही है, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या होता है बेटा, कि जायगोट यहां से खिसक कर क्या हुआ, यहां से खिसक कर कहां आ जाता है, आपकी गर्भाशय भित्ति में आ जाता है। अब सुनो, यहां से दो डाउट क्लियर होते हैं कि सर जुड़वा बच्चे कैसे पैदा होते हैं। तो देखो आपका एक अंडाणु यहां से निकला, आपका एक स्पर्म यहां गया, एक जायगोट बना। हो सकता है कि आपका बाई चांस एक अंडाणु यहां से भी निकल जाए और आपका एक स्पर्म इधर भी पहुंच जाए और एक दूसरा जायगोट आकर यहां पे फंस जाए, तो आपके कैसे बच्चे पैदा हो जाते हैं, जुड़वा। डाउट क्लियर, एक महिला के अंदर से जुड़वा बच्चे पैदा कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज सुनिए आप, सर कौन सी महिलाएं बच्चे पैदा नहीं कर सकती हैं, तो जिनकी ये फैलोपियन ट्यूब्स है
वो एकदम बारीक होती है, पतली होती है, ठीक है, पतली होती है, तो ये फूल नहीं पाती है, क्योंकि जब इसका ये जायगोट फंसता है तो इसके फूलने के कारण फंसता है। ये कब फूलती है, ये आपकी एक अलग कहानी है, मैं उसको भी समझाऊंगा। फूलती है तो फूलने के बाद में जायगोट यहाँ के फंस जाता है, तो एक पसारनुमा एक क्रिया होती है, उसमें फंस जाता है। जब फंसने के बाद में इसको ये जो फंसने की क्रिया होती है ना, इसका भी एक नाम है, इसका नाम है आपका ब्लास्टोस्टेटस, ब्लास्टोसिटस, इसको बोलते हैं, क्रिया है आपकी कोरक टूटी, इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, ये कोरक टूटी की क्रिया होती है। वो कब हो, कैसे होती है कि जिन महिलाओं की फैलोपियन जो फैलोपियन ट्यूब से होती है, जो दरवाजा भित्ति होती है, वो सूज जाती है, और जैसे ही सूजती है और जायगोट यहाँ से गिरता है तो उसमें आके फंस जाता है। फंसेगा, वो रुकेगा, उसको पोषण मिलेगा तो वो निर्माण भी करेगा, और जो इसका जो निर्माण होता है उसको हम बोलते हैं क्या, एम्ब्रियो। क्या होगा बेटा, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो को अंग्रेजी हिंदी में बोलते हैं क्या, भ्रूण। क्या बोलते हैं, भ्रूण। अगर आपकी जो फैलोपियन ट्यूब्स है वो बिल्कुल पतली है और फूल नहीं पा रही है, तो ये जायगोट यहाँ पर रुकेगा नहीं और ये निकल जाएगा, तो उस महिला के अंदर से कभी भी बच्चे पैदा नहीं होते, ठीक है। ऐसी महिला कैसी होती है, बांझ होती है, जिसके अंदर से वो क्या ना, ये फलानी माता ने खोल कर दी, ढिकानी माता पूछ लो, ये कर लो, वो कर लो। अगर आप एक डॉक्टर हो, अगर आप डॉक्टर की नज़र से जानना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो उसका एक ही कारण होगा कि जो फैलोपियन ट्यूब से जो गर्भाशय भित्ति है वो एकदम कैसी है, पतली है, कैसी है, पतली है, और वो सूज नहीं पा रही है। सूज न पाने के कारण उसमें जायगोट फंस नहीं पा रहा है। जब जायगोट नहीं फंस रहा है तो भ्रूण का निर्माण नहीं हो रहा है, और जब इस भ्रूण को खाना मिलता है, भोजन मिलता है, ठीक है, जब इसको खून मिलता है, ब्लड मिलता है, तो ये विकास करने लगता है। जब ये विकास करने लगता है तो यही इसके अंदर कोशिका बनने लगती है, ऊतक बनने लगते हैं, ठीक है, कोशिका बनने लगती है, और क्या बनने लगते हैं बेटा, ऊतक बनने लगते हैं। तो देखो हमारी इम्प्लांटेशन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है, एक भ्रूण आया, फैलोपियन ट्यूब में आके फंसा, ठीक है, उसके बाद में कोशिका का निर्माण होने लगा, और जो सबसे पहली कोशिका बनती है बेटा, वो कौन सी बनती है, प्लेसेंटा। कौन सी कोशिका बनती है, जब ये यहाँ पर फंस गया तो इसको खाना, भोजन सब कुछ मिलेगा। जब इसको भोजन मिलेगा तो ये आपका क्या है बेटा, ये आपकी क्या है, गर्भाशय, इसको बोलते हैं इंग्लिश में यूट्रस। क्या बोलते हैं, यूट्रस बोलते हैं। तो इसके अंदर से जो पहली कोशिका बनी, जब इसने बनना शुरू किया तो पहली कोशिका बनी क्या, प्लेसेंटा, यानी गर्भनाल, जो सीधी बच्चे के कहां पर होती है, कनेक्ट, नाभि पे आके कनेक्ट होती है, ठीक है, कहाँ होती है, नाभि पे आके कनेक्ट होती है। आपके 2 क्वेश्चन और क्लियर हुए इसमें, क्वेश्चन तो काफी क्लियर हुए, लेकिन जो आपके डाउट थे वो क्लियर हुए। कैसे हुए कि जुड़वा बच्चे कैसे पैदा होते हैं और कौन सी महिला बच्चे पैदा नहीं कर सकती है, ठीक है। अब चलो आगे, प्लेसेंटा बन गया, प्लेसेंटा बनने के बाद में मां से बच्चे को पोषण मिलना शुरू हुआ, उसके अंदर ऊतक बने, ठीक है, ऊतक बनने के बाद उसके अंदर क्या बने, अंग बने, ठीक है, अंग बनने के बाद उसके अंदर अंग तंत्र बने, अंग तंत्र बनने के बाद उसकी बॉडी बनकर तैयार हो गई, और सबसे लास्ट में जाके जो आपका 6वां पॉइंट है वो निकल के आया, क्या बेटा, उसको बोलेंगे आप ये पर्च्यूरेशन, इसको बोलते हैं आप क्या, पर्च्यूरेशन, प्रसव, यानी आप इसको डिलीवरी भी बोल सकते हैं। पर्च्यूरेशन होता है, कैसे होता है, देखो सिंपल सी बात है,
कि सर एक बच्चा बाहर निकल के आता कैसे, क्या कारण है? तो देखो अभी तो आपकी क्या ये जो गर्भाशय भित्ति थी, जो पेप्टिक ट्यूब्स थी, वो सूझ गई, ये फंस गया। फिर उसके बाद में जो आपकी गर्भाशय होती है ना, वो सूझ जाती है। इसी जो बच्चा पेट पौधा तो महिला का पेट सूझ जाता है, जब वो सूझ जाती है तो ये हल्की पड़ जाती है, और हल्की पड़ जाती है तो क्या होता है, इसमें से जो भ्रूण होता है वो बाहर निकल आता है और बच्चे की डिलीवरी हो जाती है। मार दो लड्डू, लड़का पैदा हो गया, ठीक है। ऐसे होता है एक लड़का या एक लड़की का जन्म। अब सुनो, मेन बात ये निकल के आती है कि भाई हमारे के लिए क्रिया हो गई और एक बच्चे का जन्म भी हो गया। कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, आप लोगों ने इसको देखा? सुनो, समझ में आ रहा है? डाउट क्लियर हो रहे हैं? मजा आ रहा है? समझते चलो आगे। अब सुनो आगे, बच्चे का जन्म हुआ, इसके लिए अगर एक व्यक्ति के अंदर, मैंने आप लोगों को पहले ही बोल दिया कि घुसड़ नहीं करनी, आपको अपनी सोच निकाल के बाहर रख दो इस रूम के बाहर। आप एक डॉक्टर बैठे हो, ठीक है, एक डॉक्टर बैठे हो, आप अपनी सोच को बाहर निकाल के बैठिए। ये मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वास्तव में आपके सिलेबस से काफी ऊपर है, लेकिन आपको पहुंचना तो यहीं तक है, यहीं तक ही पहुंचना है ना, ठीक है। जो चीज आप यहाँ से 5 साल बाद जाके पढ़ोगे या 2 साल बाद जाके पढ़ोगे, हो सकता है 1 साल बाद पढ़ो, मैं उसको आपको 1 साल पहले ही पढ़ा रहा हूँ। और जो आपके जनरली डाउट होते हैं, हर किसी के दिमाग में आप किसी को शेयर भी नहीं कर सकते हो। एक लड़की के कई एक डाउट होते हैं जो ना तो अपने टीचर से शेयर कर सकती है, ना ही किसी से, और जिससे शेयर भी करेगी उसको बेचारे को जानकारी नहीं होगी, तो वो उसने किसी को बताया ही नहीं, ठीक है। एक लड़के के दिमाग में जो डाउट होते हैं वो भी आपके क्लियर होते जा रहे हैं, ठीक है। ये हालांकि मैं आपके 12th क्लास के सिलेबस में सभी चीजें लिखी नहीं है, ठीक है। अगर मुझे आती है तो मैं तो बस केवल आपको बता रहा हूँ आपकी जानकारी के अनुसार, ठीक है। ये आपका जो संडे की क्लास है वो एक्स्ट्रा है, और उसके आप मजे लीजिए। घर पर बैठे बैठे क्या करेंगे, इससे थोड़ा बाहरी ज्ञान ले लीजिए। देखो किताबी ज्ञान नहीं होता है, जो बाहर से नॉलेज मिलती है वो चीज ही अलग होती है। अब आप भी अपने आप में थोड़ा सा महसूस करने लगे हो कि यार वास्तव में डॉक्टरी तो पढ़ रहे हैं, मजा तो आ रहा है। और ये चीजें आपको कोई भी टीचर 12th के सिलेबस के अंदर नहीं पढ़ाने वाला है, मेरी गारंटी है। ये चीज है, माना कि आपका जो पहला पार्ट है जीवों में प्रजनन, वो रिप्रोडक्शन की क्रिया है, हालांकि वो हमारी खत्म हो चुकी है पार्ट में, लेकिन वो क्रिया होते कैसे है, इसी पार्ट से संबंधित चीज थी, इसलिए मैंने आपको बताई, ठीक है बेटा। इससे क्या है, आपको पार्ट याद करने में काफी सरलता होगी और समझ में आएगी कि कौन सी चीज किससे जुड़ी है, कैसे जुड़ी है। सो मत ज्यादा नहीं पता। चलो बेटा, अगर एक व्यक्ति के अंदर से बीज पैदा नहीं हो पा रहा है, बीज यानी शुक्राणु पैदा नहीं हो पा रहा है, तो वो महिला के जनन अंग तक नहीं पहुंचेगा, और जनन अंग तक नहीं पहुंचेगा तो उसमें से जायगोट का निर्माण नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या चीज है कि अकेली एक महिला प्रजनन नहीं कर सकती है, उसके साथ में एक मनुष्य का एक पेड़ का होना जरूरी है। चलो मेल तो हो, लेकिन उसके अंदर बीज भी बनना जरूरी है, ठीक है। उसके अंदर शुक्राणु पैदा होना भी जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए तो मैं कहता हूँ ये लैंगिक प्रजनन है, इसमें एक व्यक्ति कोई कुछ नहीं कर सकता है। लोग कह तो देते हैं कि जुड़वा बच्चे पैदा हो गए हैं, पर ये नहीं पता कि इससे पहले की कहानी क्या थी। आज तुम्हारे सामने निकल कर आ गई।
हाँ तो क्या हुआ, तब 3 बनेंगे आपके, 3 जाइगोट बनेंगे तो 3 पैदा होंगे। गर्भा से भित्ति में आके चिपक जाएंगे वो, एक तरफ 2 हो गए, एक तरफ 3 हो गए, ठीक है, एक के दोनों तरफ 2 हो जाएंगे तो 4 बच्चे पैदा हो जाएंगे। वैसे जनरली 3 तक तो हद हो जाती है, ठीक है, ज्यादा प्रोग्रेस अच्छी बात भी नहीं है, जो फिर चाइना से आगे संख्या निकल जाएगी भारत की। उसमें से जो ये कहते हैं ना, मतलब जो कभी जानवर वो पैदा हो जाते हैं, मैंने सुना है कि मतलब ये केवल कहानियों में होता है और जनरली सुनने के लिए होता है कि उस महिला को कैसे पैदा हुआ। सांप का बच्चा पैदा हुआ, क्या बताना बेटा, क्या होता है सांप वहाँ के बच्चे कुछ नहीं है, जो एक भ्रूण का निर्माण होता है ना, उसमें टाइम बाई टाइम सभी अंग बनते हैं। जैसे कि जाइगोट आपके गर्भाशय नाल में आके अटका, ठीक है, उसको भोजन मिला, ठीक है, भोजन मिलने के बाद में अगर आपकी क्रिया सब सही चल रही है, ठीक है, क्रिया सही चल रही है, आप बिल्कुल टाइम दे पा रहे हो बच्चे को बनने लायक, तो आपका बच्चा एक पूरा बन के पैदा होगा। अब क्या हुआ, जैसे कि आपकी ये गर्भाशय भित्ति है, ठीक है, और इसमें आपका जाइगोट फंसा हुआ, ठीक है, यानी फंसा हुआ तो पूरी गर्भाशय में ही, यूट्रस में ही बच्चे का जन्म होता है और बच्चा बनता है, बढ़ता है, ठीक है, पूरे अंग का निर्माण करता है। अचानक कोई कहानी ऐसी बनी या फिर कोई बीमारी ऐसी बनी कि जो फैलोपियन ट्यूब्स है, जो अभी गर्भाशय भित्ति है, वो सिकुड़ गई और टाइम हो पाया 2 या 3 महीने का, और उसका आकार बन पाया है केवल कि बच्चे का ऐसा ही होता है, ठीक है। अब देखो केवल इतना बन पाया है साहब, इतना भी नहीं बन पाया, इसको बनने के लिए तो काफी समय लगेगा। अब देखो ये भ्रूण है, इतना बन पाया, और जब तक टाइम हो पाया 2 या 3 महीने, ठीक है, कुछ क्रिया हुई और ये इसमें से खिसका और ये जेनाइटल जो ड्रग होता है उससे होते हुए बाहर आ गया। अब बाहर आ गया, हो तो गई डिलीवरी, लेकिन हुई अधूरी। अब आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, माना कि इसकी आंख बन पाई, क्या बन पाई, केवल आंख, भयानक दिख रहा, आप तो देख के डर जाओ। फिर आप इसको कोई भी संज्ञा दे सकते हो, कोई भी नाम दे सकते हो, भैंस का बच्चा कह लो, बकरे का बच्चा कह लो, सांप का बच्चा कह लो, कुछ भी कह लो। आप एक डॉक्टर हो, डॉक्टरी की तरह सोचिए, ठीक है, ना कि अंधविश्वास की तरह। तो ये क्रिया होती है, ये भी डाउट क्लियर हुआ, सब डाउट क्लियर होगी, चिंता मत करो। अब सुनो बेटा, मैंने आपको बताया, अब बात लड़कों की तरफ जा रही है। लड़के समझने की कोशिश करना, जो आपका वृषण होता है ना, वृषण वो शरीर के बाहर होता है, एक थैलीनुमा आकार होती है जिसमें 2 गोलियां जैसी होती हैं, उसमें ही तुम्हारे शुक्राणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। तो अगर हम उसको बाहर निकाल के उसकी डॉक्टरी करें, उसकी आंतरिक संरचना को देखें, तो उसके अंदर एक शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है आप उसको समझिए, ठीक है। माना कि आपका क्या है, वृषण है, क्या है आपका, ये वृषण है, ठीक है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में टेस्टिटस, क्या बोलते हैं, टेस्टिटस बोलते हैं, ठीक है। ये आपका वृषण है और ये आपके ऊपर की जो खाल होती है इसको बोल सकते हैं हम, ये अंदर का भाग है। इसमें क्या होता है, इसकी आकृति कुछ इस प्रकार होती है, ऐसे करके इसमें नसा होती है। ये आपकी जो इस तरफ की होती है वो शुक्राणु
जनक नलिका होती है, ये आपकी क्या होती है, शुक्राणु जनक नलिका होती है। ठीक है, ये आपका वृषण कोश है, जिससे आपका वृषण ढका हुआ है, ऊपर की खाल बोल सकते हैं इसको, ये आपका वृषण कोश है। ठीक है, और ये आपकी इधर का इसको बोलते हैं आप एपिडाइडेमस। क्या ये आपकी एक एपिडाइडेमस है? तो देखो आपका एक डाउट क्लियर यहाँ से होगा कि एक मनुष्य की नसबंदी कैसे होती है, कौन सी नस जिसको काट दिया जाता है जिससे वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते। देखो बेटा, वृषण है, वृषण के अंदर आपका शुक्राणु बना, शुक्राणु बनने के बाद में महिला से सेक्सुअल संबंध बने। ठीक है, जरायुज ट्रैक्ट से होता हुआ शुक्राणु अंडाणु तक पहुंचा, जायगोट बना। ठीक है, अब देखो अगर किसी व्यक्ति के अंदर शुक्राणु पैदा ही नहीं हो पा रहा है तो क्या वो बच्चे पैदा कर सकता है? चलो उसके अंदर शुक्राणु बना, लेकिन जो जाने का रास्ता है, जो बाहर शुक्राणु बाहर निकलने का रास्ता है, चलो वही कट कर दिया, तो क्या वो बच्चे पैदा कर सकता है? तो ना तो जनरल ट्रैक्ट तक पहुंचेगा, ना जायगोट का निर्माण होगा, ना भ्रूण का निर्माण होगा, ना बच्चा पैदा होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ व्यक्ति मर जाए, जीवित रहता है। ठीक है, अब सुनिए आप क्या हुआ। कौन सी नस होती है? इसमें से एक नस बाहर निकलती है, इसको बोलते हैं हम बास डेटन्स। बास डेटन्स और ये बैस डेटन्स है ना, ये आपकी उदर गुहा से जुड़ी हुई होती है, जहां से आप पेशाब करते हो ना, उसी को बोलते हैं उदर गुहा। उसमें से ही पेशाब का और वीर्य का निकलने का एक ही रास्ता होता है। ठीक है, पेशाब और वीर्य का निकलने का एक ही रास्ता होता है, और ये आपकी उदर गुहा है, इससे ये जुड़ी हुई है। अगर हम इसकी एक अलग नली आती है जो किडनी से सीधी आती है, वो आपकी इससे भी जुड़ी होती है, जिससे आपकी मूत्रा से, जिससे आपका मूत्र निकलता है, मूत्रा से होती है। ठीक है, मूत्रा से अगर मैं इसको यहाँ से कट कर दूं, क्या कर दूं, कट कर दूं, इसका रास्ते में कुछ मैं अड़चन डाल दूं जिससे कि वीर्य यहाँ तक उधर वहां तक पहुंचे ही नहीं, तो क्या वो शुक्राणु बाहर निकल सकते हैं? नहीं निकल सकते ना, नहीं निकल सकते। तो यही जो आपकी नस होती है ना, बास डेटन्स, इसी को क्या होता है आपका, जब नर नसबंदी करते हैं तो इसी को मोड़ के यहीं पर बांध दिया जाता है। ठीक है, इसी को मोड़ कर यहीं पर बांध दिया जाता है। अब एक शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है सर, वो सुनिए। सबसे पहले शुक्राणु बनेगा, शुक्राणु जनक बनेगा, यहाँ पर बना। जो यहाँ पर शुक्राणु बनते हैं ना बेटा, वो आपके प्रीमेच्योर होते हैं। कैसे होते हैं? यहाँ पर क्या हुआ, शुक्राणु बनना शुरू हुआ, और ये शुक्राणु कैसे बने? ये प्रीमेच्योर बने हैं, यानी ये कैसे हैं, अपरिपक्व है। कैसे हैं? ये पके हुए नहीं हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि एक लड़की के अंदर जो अंडाणु बने, कब बने? जन्म के समय, लेकिन वो पके हुए नहीं होते। ठीक है, ये इसमें बने, फिर इसके बाद में कच्चे बनने के बाद में कहाँ आ जाते हैं? एपिडाइडेमस में आ जाते हैं, और यहाँ पर आने के बाद में ये कैसे बन जाते हैं बेटा? बिल्कुल लाल कर देते ना, पके हुए। अब ये कैसे हो गए? परिपक्व हो गए। ठीक है, ये मैच्योर हो चुके हैं। कैसे हो चुके? मैच्योर हो सके हैं। ठीक है,
अब ये इसमें मैच्योर तो हो चुका, लेकिन ये बनकर तैयार हो गया। कैसा हो गया? बनकर तैयार हो गया। इसके बाद में ये यहां से निकलकर कहा गया बेटा, इस वाली आपकी नस में जो आपकी बेस्ट डेड जंक्शन है उसमें आ गया, जो कि किससे, जो कि ये भी एक नली से कनेक्ट होती है, ये भी एक नस से कनेक्ट होती है, जिसको कुछ और भोज्य पदार्थ मिलते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या? साइमेनल बिसाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइमेनल बिसाइड होती है एक, इससे ये जुड़ी हुई होती है। और जैसे ही इसमें आता है, यहाँ से इसमें आने के बाद में इसको, इस शुक्राणु को क्या मिल जाता है? फ्रक्टोज। हाँ, फ्रक्टोज मिलता है। कहां से? जो साइमेनल बिसाइड होती है ना, एक नस होती है, इससे इसको फ्रक्टोज मिल जाता है। तभी ये शुक्राणु कमजोर होता है, जैसे इसको फ्रक्टोज मिलता है, इसको भोजन मिलने लगता है। किससे? फ्रक्टोज से। और इसको फ्रक्टोज से भोजन मिला तो ये जीवित हो जाता है। जैसे ये फ्रक्टोज मिला, अभी तो शुक्राणु है, इसको क्या मिला? खाना मिल गया। खाना मिल गया तो इसके अंदर ताकत आ गई। अब ये चल नहीं सकता है, केवल इसके अंदर ताकत आई। जैसे ही इसमें से निकला, साइमेनल बिसाइड में आया, साइमेनल बिसाइड में आने के बाद इसको फ्रक्टोज मिला। उसके बाद में ये, इसके बाद में एक ग्रंथि होती है यहाँ पर, इसको बोलते हैं पोरस ग्रंथि। क्या बोलते हैं बेटा? हिंदी में पोरस ग्रंथि बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं इसको हम प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या बोलेंगे? प्रोस्टेट ग्लैंड। और जब ये प्रोस्टेट ग्लैंड में से, प्रोस्टेट ग्लैंड के पास आता है, इसको इसमें से सिट्रिक एसिड मिलता है। क्या मिलता है इसको? अब इसको मिल गया क्या? सिट्रिक एसिड। अब देखो, शुक्राणु को दो चीजें और मिल गई, इससे इसको भोजन मिला और इससे क्या हो गया? ये तेज हो गया, यानी चलने के लायक हो गया। अब इसका नाम चेंज हो गया। क्या? ये बन गया आपका क्या? वीर। क्या बन गया? ये आपका वीर बन चुका है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेमन बोलते हैं। जो हल्का गाढ़ा होता है, लिक्विड जैसा होता है, ठीक है, हल्का गाढ़ा होता है, लिक्विड जैसा होता है। अब ये क्या बन गया? तो शुक्राणु को फ्रक्टोज कहां से मिला? साइमेनल बिसाइड से मिला, ठीक है। फिर इसको सिट्रिक एसिड कहां से मिला? प्रोस्टेट ग्लैंड यानी पोरस ग्रंथि से मिला। अब वीर बन गया चलने लायक, अब वीर चल सकता है। और चलने के बाद में ये कहाँ आएगा? ये बास्ट डेंड्रन्स में आएगा, और बास्ट डेंड्रन्स के बाद ये कहाँ गया? उदरवाह में। और उदरवाह से होता हुआ कहाँ जाएगा? निषेचन की क्रिया होगी तब, तो बीज निषेचन की क्रिया होती है। उसके बाद में कहा जाता है महिला के जेनिटल ट्रैक्ट में जाता है, जेनिटल ट्रैक्ट से होता हुआ कहाँ तक पहुंचता है? अंडाशय का। उधर से अंडाशय में से महिला का अंडाणु निकलता है, वो अंडाणु निकलने के बाद में जायगोट बनता है, निषेचन की क्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन से जायगोट बनता है। जायगोट किसे के जो आपके फैलोपियन ट्यूब है उसमें आगे फैलोपियन ट्यूब में आगे फंस जाता है, वह इम्प्लेंशन होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। और भ्रूण का निर्माण के बाद में फिर क्या होता है आपका? फिर सब उसके अंदर यूथर बनने लगते हैं, यूथर बनने के बाद अंग बनते हैं, अंग तंत्र बनते हैं, बॉडी बन जाती है। और बॉडी बनने के बाद जब गर्भाशय सूज जाती है और फर्टिलिटी कमजोर हो जाती है, तो बच्चा खिसककर जेनिटल ट्रैक्ट से बाहर आ जाता है और उसको हम डिलीवरी कहते हैं, ठीक है। एक मनुष्य के अंदर बीज कैसे बना आपने समझा, थोड़ा कम समझ में आया होगा। वीडियो को पूरा देखेंगे और नोट करेंगे, जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। एक महिला के अंदर सर अंडाणु कैसे, एक महिला के अंदर अंडाणु कैसे बनते हैं वो फिर आपकी कहानी है। अब यहाँ से डाउट क्लियर ये होगा कि सर एक महिला प्रेग्नेंट या फिर एक लड़की या एक औरत प्रेग्नेंट कैसे होती है, उसके बारे में भी आपको यहाँ पर समझ में आएगा, ठीक है।
ये आपका एक डाउट क्लियर हो रहा है, जो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। सबसे बड़ा डाउट होता है कि ऐसी कौन सी गलती होती है, ठीक है, या फिर ऐसा कौन सा अच्छा समय आता है कि कोई माता पिता बनता है, ठीक है, या फिर कुछ लड़कियां अनजान होती हैं, ठीक है, जो कि गलती के कारण वो भी प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो कैसे होती है, आप उसको भी समझें। देखो ये आपकी क्या है, ओवेरियन अंडाशय है, इसमें आपका क्या बनना शुरू हुआ बेटा, अंडाणु बनना शुरू हो गया। क्या बनना शुरू हो गया, ओवा बनना आपके आपके अंडाणु बनना क्या हुआ, शुरू हुआ, ठीक है। उसके बाद में जैसे ही आपके अंडाणु बनना शुरू होता है, क्या होता है, अंडाणु बनना शुरू होता है, उसके बाद में जैसे ही जो एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है, क्या निकलता है, एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है, जिसके अंदर अंडाणु बनना शुरू हुआ, उसके अंदर से एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है, ठीक है। एस्ट्रोजन हार्मोन निकलने के बाद में क्या होता है बेटा, कि लड़कियों के अंदर जो मासिक धर्म होता है ना, जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, इसको बोलते हैं मासिक धर्म, ये स्टार्ट हो जाता है। क्या होगा, पहले दिन से लेकर एक मासिक धर्म यानी एक महीना, शॉर्ट सी भाषा में समझिए, वैसे समझाने लायक चीज नहीं है लेकिन समझा रहा हूँ, डाउट को क्लियर करना है। मासिक धर्म शुरू होता है 1 से लेके 28 दिन तक। पहले दिन क्या होगा, आपके अंडाणु बनेंगे पहले दिन से लेके 14 दिन तक, ठीक है। पहले दिन से लेके आपके अंडाशय में अंडाणु बनते हैं और 14 से लेके 16 दिन तक आपका अंडाणु आपके अंडाशय से बाहर निकल आता है। 14वें दिन आपका अंडाणु बाहर निकल के आया। ये जो 15 से और 16 के दिन के बीच में जो दिन होते हैं, यही होते हैं प्रेगनेंसी के दिन, तो प्रेग्नेंट करने वाले दिन। अगर इन दोनों के बीच में आपका जो एक मनुष्य, एक मेल का शुक्राणु यहाँ तक पहुंच गया, कहाँ तक पहुंच गया, यहाँ तक पहुंच गया, तो बन जाएगा जायगोट और एक बच्चे का निर्माण हो जाएगा, एक भ्रूण का निर्माण हो जाएगा। ये केवल 2 दिन तक जीवित रहता है। आपका जो ये अंडाणु होता है, ये केवल 2 दिन तक जीवित होता है। 14 दिन के बाद ये अंडाशय से बाहर निकला, अंडाशय से बाहर निकला और यहाँ से बाहर निकलने के बाद में आया, अगर 2 दिन तक आपका जो शुक्राणु यहाँ तक पहुँचता है तो भ्रूण का जायगोट बन जाता है। बाई चांस अगर 2 दिन तक ये नहीं पहुंचा तो 17वें दिन आगे बेटा क्या होगा कि ये टूटने लगता है। क्या होता है, टूटने लगता है। टूटने लगने के बाद में और तब तक क्या होता है बेटा, जैसे ये बाहर निकला, आपकी जो गर्भाशय भित्ति होती है वो भी सूजने लगती है। क्या होता है, सूजने लगती है। और जब 2 दिन के बाद में जब ये फूट जाता है, फट जाता है, फटने के बाद में जेनाइटल पेज से होते हुए, फ्लेक्स होते हुए यहाँ से बाहर निकलता है, तो ये भी फिर सिकुड़ने लगती है, तो इसके अंदर से भी ब्लड निकलने लगता है।
जब ये दोनों मिलकर बाहर निकलते हैं उसको बोलते हैं क्या? मासिक धर्म। क्या बोलते हैं? मासिक धर्म इसको बोलते हैं। इसको बोलते हैं मॉन्स्टिट्यूल साइकिल होती है जो कि हर एक लड़की में होती है। उसके बाद में ये बाहर निकलने लगता है और ये 3 या 4 दिन के बाद ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है, फिर वही प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाती है। तो आपको समझ में आया कि मासिक धर्म लड़कियों में कैसे शुरू होता है और किस कारण से होता है। उसके बाद में एक प्रेग्नेंट लड़की, एक महिला कैसे होती है, वो इसी प्रकार होती है। सभी डाउट क्लियर हो गए? समझ में आ गया? अच्छी तरीके से समझ में आया? धन्यवाद।